मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया था कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर ऑफ द एटम है, वहां प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताए कि किसी भी एटम के लिए, एटॉमिक किसी भी एलिमेंट के लिए क्या एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं, क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को किसी भी एलिमेंट के सिंबल के साथ, वो सब हम सीखेंगे। और फिर रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ जो एटम था, ठीक है, उसकी क्या लिमिटेशंस थी, कि क्या कमी रह गई थी, जिससे हमने बोर्स मॉडल जो एटम था उसको फॉर्म किया, या उस जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम था वो आया। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस को दूर करके बोर्स ने एक मॉडल ऑफ एटम दिया। वो क्या था, वो कितना डिफरेंट था रदरफोर्ड से, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर, इज नोन एज एटॉमिक नंबर। कि किसी भी एलिमेंट के एटम में, न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, वो एटॉमिक नंबर होगा। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं, न्यूट्रल एटम के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। ये जो एटॉमिक नंबर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि सोडियम, ये एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 11, कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब है इट कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है उसके अंदर, प्रोटॉन है। कोई भी आपके पास एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, कोई भी अगर हमने लिखा एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू 26, तो इसका मतलब है इट कंटेन्स 26 इलेक्ट्रॉन्स एंड 26 प्रोटॉन्स, 26 इलेक्ट्रॉन्स एंड 26 प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर जो होगा उसका मतलब है कि उसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन्स और 26 क्या है, प्रोटॉन्स। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। तो ये तो था एटॉमिक नंबर। अब एक हम पढ़ेंगे मास नंबर। क्या पढ़ेंगे, मास नंबर। वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि अब तक हमने न्यूट्रॉन्स को कहीं भी डिस्कस नहीं किया, अब हम मास जो नंबर होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। क्या होता है मास नंबर, वो देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर क्या होगा, इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम, ये हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है ना वो एज कंपेयर टू एटम वो नेग्लिजिबल होता है। कि हमने जो मास पढ़ा था वो था 1.6 × 10⁻⁻27, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का था ये मास को। और अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो -31 चला गया। कितना चला गया, माइनस, इनसे तो बहुत कम हो गया। तो हम
मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा एटम के मास को। तो जो मास नंबर है वो हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि इट इज द मास ऑफ इट इज द सम ऑफ द मास या सम ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर भी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लो, किसके नंबर आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, मास नंबर ए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपके पास कि सोडियम ही हमने लिया, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और एटॉमिक मास भी हम बोल सकते हैं, एटॉमिक मास और मास नंबर, और क्या बोल देते हैं, मास नंबर। ये कितना होता है इसके लिए, 23 होता है। क्या होता है, 23। ठीक है। तो अगर इसमें मैं कहूं कि अगर मेरे पास एटॉमिक मास 23 है तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, नंबर ऑफ या न्यूट्रॉन्स निकालने, तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे ये दे रखे हैं तो देखो, अगर हमें निकालना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कि कितने न्यूट्रॉन्स हैं, मुझे एटॉमिक नंबर दे दिया या मास नंबर दे दिया। ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दे दिए दोनों, और पूछ रहे कि न्यूट्रॉन्स बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप बता सकते हो एटॉमिक नंबर देख के कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स। बट न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 23 माइनस 11, ये आपके पास आएगा 12। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, 12 न्यूट्रॉन्स सोडियम एटम। इसके अंदर सोडियम जो आपके पास एटम होता है सोडियम का, उसके। ठीक है। तो बिल्कुल आसान है कि आपको जो भी एटॉमिक मास या मास नंबर जो गिवन होगा उससे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता सकते हो। और ये जो मास नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी अगर हमें एलिमेंट दे रखा है, उसका सिंबल दे रखा है, तो हम उसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल मान लिया x, ठीक है, जनरल वे में हम मान रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल है x, तो हमें लेफ्ट साइड में लिखना है एटॉमिक नंबर और वो भी नीचे। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ऊपर हम क्या लिखेंगे, मास नंबर। ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। वैसे हम नॉर्मली लिख देते कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ये गलत है, इधर ही लिखना चाहिए। ठीक है, इसका मास नंबर इधर लिखना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे सोडियम के लिए लिखना है तो सोडियम का सिंबल लिखूंगा Na, उसका एटॉमिक नंबर 11 और उसका मास नंबर 23। मास नंबर कितना हो जाएगा, 23। अगर हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1 होता है। मास नंबर भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मैं फाइंड आउट करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो किसके इक्वल होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये पढ़ा है हमने, एटॉमिक नंबर A माइनस जेड, सिंपली हम ये याद रखेंगे A माइनस जेड। तो मास नंबर कितना है इसका, 1, और एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो क्या आ गया, 0। इसका मतलब कि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ओनली वन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे, 0। क्या आएंगे, 0। इसके आइसोटोप्स में हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स क्या होंगे, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। कि एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग है।
बट मास नंबर क्या है, अलग है। वो क्या होते हैं, आइसोटोप्स। उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ठीक है, H से इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ड्यूटेरियम, ठीक है, और ये है हमारे पास ट्रिटियम। क्या है, ट्रिटियम। इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं कि जहां एटॉमिक नंबर तो सभी में सेम है, एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर अलग हो गया। इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका कितना है, 3 है। तो ये सब क्या है, आइसोटोप्स। ये सब क्या है, आइसोटोप्स। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन एटम, कार्बन जो एलिमेंट है उसके भी आइसोटोप्स हो सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और 12 मास नंबर, 13 भी हो सकता है मास नंबर, और 14 भी हो सकता है मास नंबर। ठीक है, तो ऑल दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे इनको, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये सभी कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया आइसोटोप्स। अब हम आगे जो एग्जांपल देखेंगे उसमें क्या होगा कि हमारे पास मास नंबर तो सेम रहेगा, बट जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाएगा। उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। उनके एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट है आइसोबार्स। The atoms of different elements which have same mass number but different atomic number are called isobars. वहां हमारे पास सेम एलिमेंट था, यहाँ हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। एक एलिमेंट नहीं होगा। हमने हाइड्रोजन देखे थे, हाइड्रोजन जो था एलिमेंट उसी का आइसोटोप्स देखे थे, कार्बन था उसी का आइसोटोप्स हमने देखे थे, लेकिन यहाँ हमारे पास डिफरेंट होंगे एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम, दोनों का एटॉमिक नंबर देखिए तो अलग है, बट दोनों का जो मास नंबर है वो तो सेम है, 40 इधर भी 40। तो दीज आर नोन एज आइसोबार्स। तो हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। अब एक और टर्म है हमारे पास, आइसोटोन्स। क्या है, आइसोटोन्स। The atoms of different elements, the atoms of different elements which contain same number of neutrons, same number of neutrons are called isotons, are called isotons। इनको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स, जिनमें नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 14 हो सकता है और एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, नाइट्रोजन एटॉमिक मास जो होता है, जो मास नंबर वो 15 होता है और एटॉमिक नंबर 7 होता है। ऑक्सीजन एटॉमिक मास या मास नंबर 16 और एटॉमिक नंबर आपके पास 1 होता है। ठीक है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर। अब अगर यहां मैं न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करूं तो आपको क्या करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना। कितना आएगा, 8। यहां करेंगे तो यहां भी कितना आएगा, 8, और यहां करेंगे तो भी कितना आएगा, 8। तो सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, ये सब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सभी एलिमेंट्स में सेम। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब एक और टर्म है हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वो क्या है, वो देख लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, द स्पीशीज। अब स्पीशीज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एटम्स और भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव एंड Al3 पॉजिटिव। ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें, देखो ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इस पे चार्ज है 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10। अगर हम बात करें F नेगेटिव की, तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 9 और इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की, एटॉमिक नंबर होता है 13 और इस पे है 3 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए 10। तो सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 10 है, तो ये सब क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर, इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल सकते हैं। ये कई बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और पूछेगा कि एक आपको स्पीशीज दे देगा, क्वेश्चन में कहेगा इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, तो उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काउंट करने हैं, जिसमें सेम आ जाए वो उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी कि आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई थी कि हम रदरफोर्ड जो मॉडल था उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या आइसोबार्स है, आइसोटोप्स है, इनको डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम इनको डिटरमाइन कर सकते थे। अब रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, अब हम उनको स्टडी करें। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, रदरफोर्ड मॉडल जो एटम था उसकी, तो फर्स्ट जो उसकी लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक था, वो क्या था, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि जो स्टेबिलिटी है एटम की उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स है, क्या है फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्स वाई जेड मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो हमारे पास मॉडल था एटम का, इसको हम हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। इसे कंपेयर कर सकते हैं सोलर सिस्टम से, कि हमारे पास जो सन है वो एक न्यूक्लियस की तरह है और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ में। हमारे जो प्लैनेट्स है वो भी एक फिक्स्ड पाथ में रोटेट कर रहे हैं, तो कहा उसी की तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर उनकी तरह कर रहे हैं तो ये था कि हमारे जो सन है या जो प्लैनेट्स हैं उनपे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो वो तो अट्रैक्ट नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए। तो उसने कहा कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये किससे बैलेंस है, एक ही पाथ पे क्यों रोटेट कर रहा है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बैलेंस कर लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कि जब आपके पास एक सर्कुलर मोशन होगा तो आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो बाहर की तरफ आउटवर्ड्स की तरफ कोई भी पार्टिकल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको आउटवर्ड क्या करती है, खींचती है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इस फोर्स ने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने किसको बैलेंस कर लिया, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स थी इसको बैलेंस कर लिया, और जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं। अब ये बात तो इसने कह दी, लेकिन ये लिमिटेशन थी क्या, कि ये जो हम न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बैलेंस करके रखती है इनवर्ड फोर्स को, ठीक है, लेकिन वो जो है वो केवल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उसके लिए एप्लीकेबल है। जो बड़े पार्टिकल्स लाइक अर्थ हो गया या और जो बड़े, ये तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में आता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसके लिए हम वो लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो मॉडल था उसकी एक लिमिटेशन बन गई। अब वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये फिक्स्ड पाथ में क्यों रोटेट कर रहा है। उसने जो बात कही वो तो गलत हो गई कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस करके रख रही है, लेकिन हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए
इस लॉ को अप्लाई कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। तो अब क्या था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट करेंगे और उनकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी? लगातार कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो किस में मर्ज हो जाएंगे? आपके पास इलेक्ट्रॉन में जो आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें मर्ज हो जाएंगे। कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो अब फिक्स्ड पाथ तो रहा नहीं कि हम कह रहे थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये बात तो गलत होगी। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स इसको बैलेंस नहीं करेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे इसमें मर्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा और ऐसे होते ही जो आपका एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हमने बड़ा एटम को ना तो हम बना सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, तो ये बात तो गलत थी, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अब ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड पाथ में क्यों रोटेट कर रहा है, वो इसमें मर्ज क्यों नहीं हो रहा। इस बात को अब रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसकी लिमिटेशन, ठीक है। अब इस बात को बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया था कि फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व क्यों करते हैं। वो जब बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तो उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट लिमिटेशन। अब सेकंड लिमिटेशन क्या थी? सेकंड जो लिमिटेशन थी इसकी वो क्या थी? इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। कि हमने अब तक पढ़ा है या आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं 2, 8, 18, 32 इस तरीके से कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 18 एंड फोर्थ के अंदर 32 एंड सो ऑन। अब इस बात को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। उसने ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट था इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड के अंदर कितने आएंगे, थर्ड के अंदर कितने आएंगे। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि उसने डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं किया कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी भी एटम के अंदर। तो ये लिमिटेशंस होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो मॉडल था वो फेल हो गया। उसके बाद बोर्स ने मॉडल दिया, ठीक है। अब बोर्स का मॉडल क्या था वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। उससे पहले हमें और भी कुछ पढ़ना होगा। वो क्या है कि आपके पास जो वेव थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कि हमारे पास कोई भी रेडिएशंस हैं उनका पार्टिकल नेचर, कोई भी लाइट है उसका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कि हमारे पास जो भी लाइट हम देखते हैं कि बल्ब से लाइट आ रही है, कोई भी लाइट है, उस लाइट का दोनों टाइप का नेचर होता है कि पार्टिकल नेचर भी होता है और जो आपके पास वेव नेचर है वो भी होता है। अब वो सब पढ़ने के बाद हम बोर्स मॉडल फिर पढ़ेंगे कि बोर्स ने क्या कहा, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। क्या है वो सब हम उसी में करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको पढ़ना है। अगर कोई भी डाउट रहती है तो मेरे से, ठीक है। थैंक यू।